वेल्डिंग, वेल्डिंग, लास्ट वाला टॉपिक इक्विपमेंट एंड एसेसरीज। इक्विपमेंट एंड एसेसरीज। इक्विपमेंट एंड एसेसरीज के बारे में पढ़ा था कि हम CO2 वेल्डिंग में कौन से इक्विपमेंट और एसेसरीज, तो क्या क्या इक्विपमेंट और एसेसरीज हमने पढ़े? हाँ जी, पावर सोर्स, वायर फीडर, क्या क्या पढ़ा? पावर सोर्स पढ़ा, कंट्रोल सिस्टम, पावर सोर्स कौन सा पढ़ा हमने? हाँ जी, डीसी कांस्टेंट, पावर सोर्स यूज करते हैं हमेशा इसमें, कांस्टेंट और साथ में कांस्टेंट वोल्टेज, वोल्टेज। पोलैरिटी कौन सी? डीसी पोलैरिटी कौन सी? रिवर्स। रिवर्स। ठीक है। सेकंड क्या था? कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम में क्या क्या कंट्रोल होता है? वायर फीड रेट, वायर फीड रेट, करंट, 2T, 40 वोल्टेज और 2T, 40 और प्रेशर, गैस फ्लो रेट। ठीक है, ये सारी चीजें किसमें आती है? कंट्रोल सिस्टम में हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्या था? वायर रील्स, वायर रील किसे बोलते हैं? इलेक्ट्रोड, किसे बोलते हैं? इलेक्ट्रोड को। कौन सी फॉर्म में होती है? स्पूल, स्पूल पे होती है, लेकिन फॉर्म कौन सी है? वायर, रील, या इसे क्या बोले? क्लियर है? ये अलग अलग डायामीटर की हो सकती है, 0.6 से लेके गैस रिक्वायरमेंट के हिसाब से। क्लियर? और क्या पढ़ा था हमने? वायर फीडर एंड वायर फीड ड्राइवन वायर मोटर। फीडर। इसमें कौन से टाइप की मोटर है? वायर फीड ड्रिवन मोटर, वायर फीड ड्रिवन मोटर। कौन से टाइप की है? कांस्टेंट स्पीड और वेरिएबल स्पीड? वेरिएबल स्पीड की मोटर। अब आप जैसे फैन चल रहा है, ये कौन सी स्पीड का है? कांस्टेंट, ये कांस्टेंट स्पीड है। आप देख रहे हो इसकी स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। तो उसमें जो हम मोटर यूज करते हैं दैट इज वेरिएबल स्पीड। रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसकी स्पीड चेंज होती है। और इसमें क्या लगे होते हैं साथ में? रोलर, रोलर्स। कितने लगे होते हैं? 2 दो। ग्रुप किसमें होते हैं? नीचे वाले में, बॉटम या डाउन। कितने ग्रुप होते हैं? 2 दो। ठीक है, तो 2 हम रोलर यूज करते हैं। एक पे ग्रुप होता है, एक ग्रुप नहीं होता, ग्रुप किस पे नहीं होता है? ऊपर वाले में, टॉप वाले पे नहीं होता है। क्लियर? और हमने क्या पढ़ा? केबल असेंबली, केबल असेंबली। केबल असेंबली में क्या क्या है? हाँ जी, केबल असेंबली जो आप देख रहे हैं, वायर फीडर से टॉर्च तक बीच में जो केबल है दैट इज केबल असेंबली। इसमें क्या क्या है? इलेक्ट्रोड, करंट, क्या होता है? इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रिक करंट, और करंट वायर, शील्डिंग गैस, शील्डिंग गैस फ्लो। क्लियर? और क्या था? टॉर्च असेंबली, टॉर्च असेंबली। टॉर्च असेंबली में क्या क्या है? इलेक्ट्रोड, हाँ जी, शील्डिंग गैस, इलेक्ट्रोड है, करंट, करंट और गैस, गैस फ्लो। क्या लगा हुआ है गैस फ्लो के लिए? प्रॉपर तरीके से ट्रिगर, उसको डायरेक्ट करने के लिए, उसको भेजने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? नोजल का। क्लियर? और क्या लगा हुआ है साथ में? ट्रिगर लगा होता है। किसको ऑपरेट करने के लिए? गैस और इलेक्ट्रोड, और इलेक्ट्रोड को ऑपरेट करने के लिए। तो जो ट्रिगर होता है वो किसको कमांड भेजता है? वायर फीडर मोटर को। क्लियर है? और क्या था?
गैस सिलेंडर रेगुलेटर, गैस सिलेंडर हमें पता है, हमने ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस किया। ठीक है, गैस सिलेंडर कौन से कलर का है? ब्लैक विद वाइट, ब्लैक विद वाइट नेक। साथ में हम क्या लगाते हैं? रेगुलेटर, रेगुलेटर। हीटर यूनिट, ठीक है, और साथ में हीटर यूनिट। गैस फ्लोमीटर, कितने यूनिट का? 110 110 वोल्ट। क्लियर। और साथ में क्या लगाते हैं? फ्लोमीटर, फ्लोमीटर। फ्लोमीटर क्या बताता है? लीटर पर गैस की मिनट, खपत बताता है। इसमें लीटर पर मिनट। तो ये सारी चीजें हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस की। दे आर मोस्ट इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स, इक्विपमेंट्स एंड एक्सेसरीज। आज हम पढ़ेंगे शील्डिंग गैसेस के बारे में। शील्डिंग गैसेस यूज्ड फॉर या यूज्ड इन GMAW गैस मेटल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में कौन कौन सी शील्डिंग गैसेस का इस्तेमाल करते हैं। आज हम उनकी प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे। कौन से शील्डिंग गैस का इस्तेमाल कौन से मेटल की वेल्डिंग के लिए करते हैं और उसके क्या परिणाम आते हैं। क्लियर है? ये हमें पता होना चाहिए कि हम हीलियम कहाँ इस्तेमाल करेंगे, आर्गन कहाँ इस्तेमाल करते हैं, CO2 कहाँ इस्तेमाल करते हैं, और इन डिफरेंट शील्डिंग गैसेस के अंदर अगर हम वेल्डिंग करते हैं तो इनका इफेक्ट वेल्डिंग के ऊपर क्या आता है, किसमें स्पैटर आते हैं, किसमें नहीं आते हैं, किसमें आर्क स्टेबल है, कौन सी गैस की कंजप्शन ज़्यादा होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शील्डिंग गैसेस यूज्ड इन GMAW। तो हम कौन सी शील्डिंग गैसेस यूज करते हैं? अब ये तो पता होगा शील्डिंग गैस काम क्या करती है। हाँ जी, शील्डिंग गैस क्या है ये तो पता ही होगा सभी को। ठीक है, हम वेल्डिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए, इलेक्ट्रोड को प्रोटेक्ट करने के लिए और वेल्ड मेटल को प्रोटेक्ट करने के लिए एक शील्डिंग गैस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, शील्डिंग बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, दैट इज शील्डिंग गैस। अब शील्डिंग गैसेस में हम कौन कौन से टाइप की गैसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं? एक्टिव और हाँ जी, वन इज इनर्ट गैसेस। क्लियर। एंड सेकेंड हमें पता है कि हम किस चीज का जिक्र करते हैं। अभी कौन सा वेल्डिंग पढ़ा? CO2। तो CO2 कौन सी गैस है? एक्टिव गैस। तो हम या तो हम इनर्ट गैसेस का इस्तेमाल करते हैं और या क्या इस्तेमाल करते हैं? एक्टिव गैस का। या क्या लिखा हो सकता है इसको? या क्या लिखा हो सकता है? रिएक्टिव गैस लिखा हो। क्लियर? अभी समझ आ गई बात इतनी? अब इनर्ट गैसेस में हम कौन कौन सी गैसेस का इस्तेमाल करते हैं? अब देखिए, इनर्ट गैसेस तो बहुत सारी हो सकती है। इनर्ट गैसेस तो बहुत सारी तरह की हो सकती है, लेकिन हम मुख्य यूज कौन सी करते हैं? हीलियम, आर्गन, हीलियम और आर्गन। इसको हम He और आर्गन को क्या लिखते हैं? Ar। अब हम ये देखेंगे कि हीलियम का अगर हम इस्तेमाल करते हैं और आर्गन का इस्तेमाल करते हैं तो परिणाम क्या क्या आते हैं। सो फर्स्ट ऑफ चीज ये आपने ये याद रखनी है, इनर्ट गैसेस का इस्तेमाल हम हमेशा नॉन फेरस मेटल की वेल्डिंग के लिए करते हैं। नॉन फेरस मेटल की वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? हाँ जी, नॉन फेरस मेटल की वेल्डिंग के लिए हम कौन सी गैसेस का इस्तेमाल करते हैं? इनर्ट गैसेस। जैसे अगर हमने एल्यूमिनियम की वेल्डिंग करनी हो, मैग्नीशियम की वेल्डिंग करनी हो, कॉपर की वेल्डिंग करनी हो। क्लियर? तो हम कौन सी गैस का इस्तेमाल करते हैं? इनर्ट गैस। अब इनर्ट गैस में भी हीलियम और आर्गन कब इस्तेमाल करते हैं इसके बारे में हम देखते हैं। तो इसमें आपने ये याद रखना है, एक्टिव गैस या रिएक्टिव गैस कौन सी है? CO2 है या क्या है? CO2 के साथ मिक्सचर, अदर गैस। क्लियर है? तो गैस का मिक्सचर। अब ये अदर कौन सी है? ये अदर हीलियम हो सकती है और आर्गन हो सकती है। क्लियर? तो एक्टिव और रिएक्टिव गैस का इस्तेमाल हम कब करते हैं? फेरस मेटल फेरस मेटल की
वेल्डिंग होगी। फेरस मेटल वेल्डिंग लाइक स्टील, लाइक स्टील। अब स्टील में कोई भी हो सकता है, स्टेनलेस स्टील। ठीक है, कोई भी टाइप की वैरायटी ऑफ स्टील हो सकता है। तो फेरस मेटल की वेल्डिंग के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? एक्टिव गैस, रिएक्टिव गैस, और नॉन फेरस के लिए इनर्ट गैस। इनर्ट गैस का इस्तेमाल। क्लियर है, समझ आ गई बात? हाँ जी, इतनी बात समझ में आई? अब देखिए, इसमें हम हीलियम, आर्गन और CO2 मुख्य 3 गैसेस यूज कर रहे हैं। कौन कौन सी? हीलियम, आर्गन, CO2। क्लियर है? अब इनको यूज कहाँ कर रहे हैं हम? यूज कहाँ पे कर रहे हैं इनको? वेल्डिंग पर्पस के लिए, इन्वायरमेंट में। इसका मतलब एयर। अब हम इन चारों गैसेस को कंपेयर करते हैं, किसको एनवायरनमेंट में यूज करना आसान है, किसको यूज करना डिफिकल्ट है। इन गैसेस का ऑर्डर देखते हैं। ऑर्डर का मतलब कौन हैवी है, कौन लाइट। इसके हिसाब से हमें पता चलेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इनको अगर हम कंपेयर करते हैं, इनमें CO2 गैस जो होती है वो सबसे क्या होती है? सबसे क्या होती है? भारी, हैवी होती है। क्लियर? उसके बाद आर्गन, उसके बाद है सेकंड नंबर पे, दैट इज आर्गन। क्लियर? थर्ड नंबर पे आता है एयर, हीलियम, एंड लास्ट नंबर पे आता है हीलियम। इसका मतलब इन चारों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये सबसे क्या है? लाइट, ये सबसे क्या है? लाइट है। जो गैस हैवी होगी वो वातावरण के अंदर क्या रहेगी? स्टेबल रहेगी। जो गैस हवा से हल्की होगी वो वातावरण के अंदर स्टेबल नहीं रहेगी, हमें पता है। अब जो गैस हवा से हल्की होगी वो क्या होगी? जब हम उसको यूज करेंगे तो हवा से क्या होगी? वो ऊपर जाएगी, हल्की होने के कारण ऊपर जाएगी। और जो गैस हवा से भारी होगी वो क्या रहेगी? स्थिर रहेगी। स्टेबल रहेगी। ये बात तो पता होगी। अब जो चीज स्टेबल नहीं होगी, उस एनवायरनमेंट में हमें वेल्डिंग करने के लिए उसकी सप्लाई क्या देनी पड़ेगी? ज्यादा देनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है कि हम CO2 को यूज करते हैं और साथ में कंपेयर करते हैं हीलियम को। तो इन दोनों में वेल्डिंग के दौरान किसकी सप्लाई की जरूरत ज्यादा होगी? हीलियम की सप्लाई ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि ये स्टेबल नहीं रहेगी। स्टेबल नहीं रहेगी तो फिर भी स्टेबिलिटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा सप्लाई देनी पड़ेगी। क्लियर है? समझ आ गई बात? और अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, फिर अगर हम हीलियम CO2 और आर्गन को कंपेयर करते हैं तो इनको अगर हम कंपेयर करते हैं तो CO2 के कंपैरिजन में आर्गन की सप्लाई हमें ज्यादा रखनी पड़ेगी। क्लियर है? तो इसका मतलब है जिसकी सप्लाई ज्यादा होगी उसका कॉस्ट क्या होगा? ज्यादा होगा। ये बात तो कन्फर्म है, ठीक है? इसका मतलब इनमें सबसे सस्ती कौन होगी? CO2 होगी। उसके बाद आर्गन, और सबसे कॉस्टली कौन होगी? हीलियम होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? सो ये है इनका ऑर्डर। इस बात को ध्यान में रख के हम इनकी प्रॉपर्टी को समझेंगे। इसका मतलब सबसे हेवी ये है, उसके बाद इससे लाइट है आर्गन, आर्गन से क्या होती है? एयर, और एयर से हीलियम। ये बात समझ में आ गई? अब हम इन दोनों को अगर कंपेयर करते हैं, देखिए हैवी कौन है? ये है ना, तो आर्गन इज 10 टाइम्स। 10 टाइम्स का मतलब 10 गुना हैवी है कि लाइट है? हैवी, हाँ जी,
heavier than helium। ठीक है, ये चीज नोट करिए। अगर हम आर्गन को कंपेयर करते हैं हीलियम के साथ, दोनों इनर्ट गैस को कंपेयर करें, तो आर्गन और हीलियम जो है, आर्गन 10 टाइम क्या है, हेवी है, या फिर ऐसे कहें हीलियम 10 गुना क्या है, हल्की है, किससे, आर्गन। ये बात समझ में आ गई। इसका मतलब इसकी सप्लाई हमें बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी अगर हम इसको यूज करते हैं। चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, बेसिक चीजें। अब हम इनको समझते हैं, इनर्ट गैसेस में हीलियम का इस्तेमाल कब करते हैं, आर्गन का कब करते हैं, और इसके हमें क्या परिणाम मिलेंगे। ये चीजें समझ में आ गई आपको? हाँ जी, यस सर। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। दो तरह की गैसेस हम मुख्य यूज करते हैं, इनर्ट गैसेस और एक्टिव गैसेस। इनर्ट गैसेस में हीलियम और आर्गन, इन दोनों का इस्तेमाल हम नॉन फेरस मेटल की वेल्डिंग के शील्डिंग के लिए करते हैं। रिएक्टिव गैसेस और एक्टिव गैसेस में हम CO2 या CO2 के साथ इनर्ट गैस मिला के यूज करते हैं, या फिर CO2 के साथ हम समटाइम्स ऑक्सीजन भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, और इसका इस्तेमाल करते हैं हम फॉर वेल्डिंग ऑफ फेरस मटेरियल। फेरस मटेरियल में जैसे स्टील हो गया, तो जैसे अब अभी MS की बात करें तो माइल्ड स्टील के लिए हम शील्डिंग गैस कौन सी यूज करते हैं, CO2। लेकिन जब हमें वेल्डिंग करनी होगी नॉन फेरस मेटल की, तब हम इस्तेमाल करेंगे हमेशा इनर्ट गैसेस, हीलियम और आर्गन। अब हीलियम कब करेंगे, आर्गन कब करेंगे, ये चीज देखिए। ठीक है, तो इनका ऑर्डर देखिए, सबसे हैवी, सबसे लाइट है आर्गन, और हीलियम में से आर्गन इज 10 टाइम्स हेवियर। क्लियर? मोर स्टेबल कौन सी, CO2, उससे कम स्टेबल आर्गन। अब कंपेयर इनको एयर के साथ कर रहे हैं, एयर यूज तो नहीं करते ना, कंपेयर एयर के साथ यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वातावरण में क्या है, एयर ही तो है। ठीक है, यूज कहाँ करना है इनको, एयर में ही तो करना है ना। और सबसे लाइटेस्ट कौन सी, हीलियम। क्लियर? ये बात समझ में आ गई। तो जो गैस सबसे लाइट है उसकी सप्लाई ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा होगी तो कॉस्ट ज्यादा होगा, लेकिन हो सकता है उसके कुछ बेनिफिट हमें ज्यादा मिलते हो। ठीक है ना? तो ये हवा से हल्की होने के कारण, आपने देखा होगा कुछ बैलून्स उड़ते देखे होंगे, तो हवा से हल्की होने के कारण उनमें हीलियम गैस बनी होती है। ठीक है ना? तो इनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। समझ में आ गया इतना? ओके, नेक्स्ट इनर्ट गैसेस के बारे में। इनर्ट गैसेस में वन इज आर्गन एंड इज हीलियम। हाँ जी, देखिए आर्गन का इस्तेमाल कब करते हैं। आर्गन का इस्तेमाल, पहली चीज तो आपको बताई गई है कि दोनों का इस्तेमाल हम किसकी शील्डिंग के लिए करेंगे, नॉन फेरस मेटल की शील्डिंग के लिए करेंगे। आर्गन का इस्तेमाल कब करते हैं, आर्गन का इस्तेमाल करते हैं हम फॉर इनर सेक्शन। इनर सेक्शंस मतलब पतली शीटों के लिए जिनकी थिकनेस क्या होती है, कम होती है, फॉर थिनर सेक्शन मटेरियल्स। ठीक है, अप टू 5 mm। तो पहली चॉइस हमारे पास बनती है, अगर मेटल की थिकनेस कम है, मेटल की थिकनेस 5 mm से कम है, थिनर मटेरियल की वेल्डिंग के लिए आर्गन बेस्ट चॉइस होती है। थिनर मटेरियल की वेल्डिंग के लिए आर्गन बेस्ट चॉइस होती है।
किसके लिए? फॉर लो कंडक्टिव मटेरियल्स या लो कंडक्टिविटी लो कंडक्टिविटी मटेरियल्स। जैसे कि हम देखते हैं सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी नॉन फेरस में किसमें होती है? सिल्वर में। हाँ जी, नॉन फेरस मटेरियल में सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी चालकता किसकी ज्यादा होती है? जिसमें आसानी से करंट फ्लो कर सकता है। एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर। कॉपर। सिल्वर। एल्युमिनियम, सिल्वर, कॉपर, ये ऐसे मटेरियल हैं जिनकी कंडक्टिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो इनसे कम कंडक्टिव वाली मटेरियल की वेल्डिंग के लिए आर्गन जो है दैट इज अ बेटर चॉइस। हाई कंडक्टिव मटेरियल के लिए जैसे कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ठीक है, उसके लिए परिणाम जो है हमें बेटर है वो हीलियम में देखने को मिलते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट इसको लिख लिया आपने। अच्छा, इफेक्ट क्या आएगा इसके? सर पानी चाहिए? आर्गन एज ए शील्डिंग गैस यूज करते हैं। अगर हम शील्डिंग गैस एज ए आर्गन यूज करते हैं, अगर हम शील्डिंग गैस एज ए आर्गन यूज करते हैं तो हमें करंट और वोल्टेज वेल्डिंग के लिए कम चाहिए होता है। मतलब हम कम करंट पे वेल्डिंग कर सकते हैं। इसको अगर हम कंपेयर करते हैं हीलियम के साथ, जब हम हीलियम को एज ए शील्डिंग गैस यूज करेंगे हमें हाई वोल्टेज और हाई करंट की जरूरत पड़ती है, और उसी से ज़्यादा वोल्टेज और करंट की जरूरत हमें CO2 में पड़ती है। तो जहाँ ज़्यादा वोल्टेज और करंट यूज करेंगे वहाँ आर्क को स्टेबल बनाना क्या होगा? डिफिकल्ट हो जाता है। क्लियर? सो लो वोल्टेज एंड करंट होने के कारण मोर स्टेबल एंड सॉफ्ट आर्क। ये बात समझ में आई? वोल्टेज और करंट हमें आर्गन गैस की शील्डिंग के दौरान कम चाहिए होते हैं। अगर वोल्टेज और करंट कम होगी तो आर्क क्या होगी? सॉफ्ट होगी, मतलब क्या होगी? स्टेबल। तो आर्क स्टेबिलिटी ज़्यादा किसमें है? आर्गन में। चलिए अभी उसकी प्रॉपर्टी भी डिस्कस करेंगे, फिर इनको कंपेयर करेंगे। चलिए इसके बाद करते हैं आर्गन के बाद हीलियम की। फॉर थिनर सेक्शन है हीलियम, फॉर थिकर सेक्शन वेल्डिंग। अगर हमें ऐसे मटेरियल को वेल्ड करना हो जिनकी थिकनेस क्या हो? ज्यादा हो, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे एज ए शील्डिंग गैस? हीलियम। लेकिन मटेरियल कौन सी मटेरियल? नॉन फेरस में कोई भी मटेरियल हो जिसकी थिकनेस ज्यादा हो तो थिकर सेक्शन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे शील्डिंग गैस कौन सी यूज करेंगे? हीलियम। एंड अगेन फॉर हाई conductive materials, high conductivity materials like
like copper, aluminium, clear? Copper and aluminium की अगर वेल्डिंग करनी हो, thicker sections हो, so helium is the better choice. Helium is the better choice. इफेक्ट क्या आते हैं इसके? इफेक्ट्स क्या आते हैं? हाई वोल्टेज, हाँ जी, वाइडर एंड वाइड क्या होता है? चौड़ा। चौड़ा। थिकर, पहला इफेक्ट ये आता है अगर हम एज ए शील्डिंग या सीलियम यूज करते हैं तो जो बीट बनाते हैं बीट कैसी बनेगी? वाइडर और थिकर बीट बनती है, ठीक है। सेकंड इफेक्ट क्या आता है? मोर पेनिट्रेशन, मोर पेनिट्रेशन किससे? किससे? आर्गन से। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो पेनिट्रेशन इसमें ज्यादा होगा, इसीलिए पेनिट्रेशन किसमें ज्यादा चाहिए? जो मटेरियल कैसी होती हो? थिकर होती हो। लेकिन थिक के लिए करंट क्या चाहिए होता है? ज्यादा। इसका मतलब इन दोनों में करंट किसमें ज्यादा होगा? हीलियम, हीलियम में। तो आर्क इन दोनों में से स्टेबल किसमें ज्यादा होगी? आर्गन। क्लियर? तो यहाँ पे हम लिखेंगे मोर करंट एंड वोल्टेज, वोल्टेज रिक्वायर्ड। क्लियर? करंट हमें क्या चाहिए होगा? ज्यादा चाहिए होगा, वोल्टेज ज्यादा चाहिए होगी। क्यों ज्यादा चाहिए होगी? हाँ जी, थिकर सेक्शंस। क्लियर? और कंडक्टिव ज्यादा होने के कारण मोर करंट एंड वोल्टेज की जरूरत है। थिनर सेक्शन के लिए करंट और वोल्टेज कम चाहिए होता है। कम वोल्टेज और करंट होगा तो आर्क क्या होगी? ज्यादा स्टेबल होगी। इसका मतलब आर्क स्टेबिलिटी की बात करें, दोनों में आर्क स्टेबिलिटी किसमें ज्यादा है? आर्गन। आर्गन। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसमें लिखा है हमने ऑलरेडी स्टेबल एंड सॉफ्ट आर्क। क्लियर? यहाँ पे ये भी ऐड कर सकते हो, नैरो बीड। क्लियर? इतनी चीजें समझ में आ गई? अगर हम हीलियम का इस्तेमाल करते हैं तो क्या इफेक्ट आता है, और अगर हम आर्गन यूज करते हैं तो क्या इफेक्ट आता है? की बात समझ में आई? अब अगर हम इनके कॉस्ट की बात करें, अगर हम इनके कॉस्ट की बात करें या फिर हमको कंजप्शन की बात करें, ठीक है, अगर हम इनके कॉस्ट की बात करें और इनकी खपत की बात करें, हमने पहले डिस्कशन किया दैट हीलियम हवा से हल्की होने के कारण खपत ज्यादा होगी। क्या होगी? ज्यादा। मोर ज्यादा किसमें होगी? किसमें होगी? हीलियम। तो ये हीलियम गैस जो है ये ऑलरेडी कॉस्टली होती है आर्गन से। आर्गन से ये पहले ही कॉस्टली है, ऊपर से हमें इसकी सप्लाई ज़्यादा देनी पड़ेगी। इसका मतलब अगर हम हीलियम के साथ हीलियम एज ए शील्डिंग गैस यूज करके वेल्डिंग करते हैं तो हमें इसके कंपैरिजन में हीलियम से कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। लेकिन
कुछ बेनिफिट भी हो सकते हैं। क्लियर है? तो कॉस्ट की बात करें तो ये इसमें आप ऐड करेंगे मोर कॉस्टली और उसमें क्या लिखेंगे लेस कॉस्टली। क्लियर, समझ में आ गई बात? तो ये चीज आप एक और ऐड करेंगे कॉस्ट का और कंजप्शन का, कि कौन से टाइप की शील्डिंग गैस में कॉस्ट ज्यादा होगा और किसमें कम होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे मोर कॉस्ट, ठीक है, एंड मोर कंजप्शन एंड मोर कॉस्ट। ठीक है, लेस कॉस्ट देन डिले। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? चलिए अब हम बात करते हैं CO2 की रिएक्टिव गैस और एक्टिव गैस की बात। ये कन्फर्म है अच्छे से? हाँ जी, ये समझ में आ गया? Yes, sir. हीलियम कहाँ यूज करेंगे, आर्गन कहाँ यूज करते हैं? ठीक। तो पहले हम CO2 की बात करते हैं। पहले हम एक्टिव गैस CO2 की बात करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कुछ मिक्सचर्स अगर हम यूज करते हैं। हाँ जी, अगर हम CO2 यूज करते हैं तो क्या परिणाम आते हैं? नंबर 1 इज, हमने इनको कंपेयर किया इनके वेट के हिसाब से, तो इन तीनों में हीलियम, आर्गन और CO2 में हैवी कौन है? CO2 इज हैवियर। So less supply is required, क्योंकि ये हैवी होने के कारण स्टेबल ज्यादा होगी। एयर से हैवी है ना, तो स्टेबिलिटी इसकी क्या होगी? ज्यादा होगी। CO2 is heavier, so less supply is required and low cost. cost क्या होगा? कम होगा। This benzene or aromatic are Ferrous metal. ठीक है, तो पहला पॉइंट ये हो गया, हैवी होने के कारण ज़्यादा स्टेबल होगी और कम सप्लाई की जरूरत होगी, लो कॉस्ट होगा। तीनों को अगर हम कंपेयर करें, क्लियर है? तो तीनों में सबसे सस्ता कौन है? CO2। नंबर 2 इज CO2 requires high voltage and Current. अगर हम CO2 यूज करते हैं इनर्ट गैसेस के कंपैरिजन में, तो हमें वोल्टेज और करंट ज़्यादा चाहिए होंगे। CO2 रिक्वायर्स हाई वोल्टेज एंड करंट। अब जैसे हमें पता है, जैसे जैसे हम वोल्टेज और करंट को बढ़ाते हैं, आरक क्या होती जाती है? अनस्टेबल। तो CO2 रिक्वायर हाई वोल्टेज एंड करंट, सो लेस स्टेबल आर्क। अगर आर्क स्टेबल नहीं होगी प्रॉपर तरीके से, तो किस चीज के चांस होंगे? हाँ जी, Spatter. चांसेस ऑफ स्पैटर्स और ठीक है। हीलियम और आर्गन अगर यूज करते हैं
तो उन दोनों में इसके कंपैरिजन में वोल्टेज और करंट कम होती है, आर्क ज़्यादा स्टेबल रहती है उनमें, तो उनमें स्पैटर के चांस ना के बराबर होते हैं। समझ आ गई बात? तो स्पैटर आपको सबसे ज़्यादा CO2 में देखने को मिलते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात? Number 3 is good ventilation. Ventilation क्या है? Ventilation क्या है? Good ventilation is required. हाँ जी, good ventilation is required while using CO2 as a shielding gas. आपको प्रॉपर वेंटिलेशन की जरूरत होगी जब हम CO2 एज ए शील्डिंग गैस यूज करते हैं। क्यों होगी? इसका कारण ये है CO2 जब रिएक्ट करती है इसके साथ CO2 जब रिएक्ट करती है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो एक तो ये बनाती है, एक तो कार्बन और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनेगा दैट इज CO, एक बनेगा ऑक्सीजन कितने हैं? 4 है ना, तो कार्बन एक है, एक तो हो गया, एक ऑक्सीजन घट गया तो क्या रह गया? O3। O3 को क्या बोलते हैं आपको पता होगा? क्या बोलते हैं? ओजोन बोलते हैं। आपने सुना होगा कि वातावरण में एक ओजोन की एक लेयर है जो सन से आने वाली खतरनाक रेज को क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है, धरती तक नहीं पहुंचने देती। तो ये जो ओजोन है ये बेसिकली एक ऑक्सीजन की लेयर है। वो क्या है? ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन की लेयर है। तो एक तो बनाती है ओजोन और एक बनाती है CO। CO को हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? क्या होता है? पॉइजनस। ठीक है, समझ में आ गई बात? कार्बन मोनोऑक्साइड बेसिकली तो क्या है? ये फॉर्म कौन सी है? गैसियस फॉर्म ही है ना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड बेसिकली एक पॉइजनस नेचर की क्या होती है? तो अगर हम एज ए CO2 शील्डिंग गैस यूज करेंगे तो वहां पे कुछ परसेंटेज क्या बन जाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। कितनी बनती है? 7 से लेकर 12% ये बनेगी और रेस्ट क्या बनेगा? ओजोन बनेगा। 7 क्लियर। और जैसे जैसे हम वेल्डिंग करते हैं अगर आर्क लेंथ में बदलाव आता है तो ये पैरामीटर जो है ये चेंज होंगे, इससे ज़्यादा होगा। तो प्रॉपर एक स्टेबल आर्क लेंथ के लिए कितना कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट होता है? ठीक है, तो ये पॉइजनस है, इसीलिए प्रॉपर वेंटिलेशन के साथ इसमें वेल्डिंग करने की जरूरत होती है। क्लियर, समझ आ गई बात? ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड बेसिकली तो क्या है कि किसी भी एरिया के अंदर, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी हो जाए। ठीक है, आपने जैसे सुना होगा जैसे बंद कमरे में अगर हम कोई आग जला लेते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा? बाहर से ऑक्सीजन की सप्लाई तो बंद है, धीरे धीरे ऑक्सीजन क्या होती जाती है? कम होती जाती है। तो आपने सुना होगा कई बार कुछ इंसिडेंट्स भी हो जाते हैं, ठीक है, कि बंद कमरे में या मिट्टी रखने के कारण दम घुटा या इस तरह से कुछ आपने सुना होगा। ठीक है, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड ही है बेसिकली।
पे गैस मिक्सचर्स वो आर्गन के साथ CO2 हो सकता है, हीलियम के साथ CO2 हो सकता है। तो गैस मिक्सचर बेसिकली क्या कहलाता है, क्या कहलाएगा, मैक कहलाएगा। ठीक है, जहां पे भी हमने CO2 यूज किया, चाहे वो 1% है, 99% आर्गन है, फिर भी वो क्या कहलाएगा, वो मैक कहलाएगा। वो इनर्ट नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, मैक कहलाएगा। और कुछ कंडीशंस में अगर हम हीलियम प्लस आर्गन को यूज करें तो वो क्या कहलाएगा, वो इनर्ट ही कहलाएगा। क्लियर है ना? तो जहां पे भी CO2 यूज करें आर्गन के साथ, हीलियम के साथ, कितने भी परसेंटेज में, वो मैक कहलाता है। तो हमारे पास अलग अलग ऑप्शन है। देखिए, हमें पता है आर्गन में पेनिट्रेशन क्या होता है, लेस होता है इसके कंपैरिजन में और हीलियम के कंपैरिजन में। तभी तो हम इसको यूज करते हैं थिन सेक्शन के लिए। क्लियर है? तो अगर हमने क्या बढ़ाना हो, अगर हमने कुछ परसेंटेज क्या बढ़ाना हो, पेनिट्रेशन इंक्रीज करना हो, तो आर्गन के साथ क्या यूज कर सकते हैं, CO2। अब हमें पता है आर्गन में आर्क भी स्टेबल है, ठीक है, तो इससे हम यूज कर सकते हैं। इसके हमें कुछ इसके परिणाम मिलेंगे। अगर आर्गन CO2 को यूज करेंगे, इसके कुछ परिणाम इसमें आएंगे। इसके क्या बेनिफिट्स हैं हमें, आर्क स्टेबिलिटी और इसके मोर पेनिट्रेशन। तो कुछ गुण इसके इसमें एंटर होंगे और कुछ गुण इसके इसमें एंटर होंगे। तो हमें इससे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा एज कंपेयर टू सिंगल CO2 यूज करने में। इसीलिए हम कहीं पे गैसेस का मिक्सचर यूज करते हैं। वो हम दो इनर्ट गैसेस का भी यूज कर सकते हैं और एक्टिव गैस मिला के भी कर सकते हैं। तो एक प्रॉपर टेबल बना हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए अगर हमने एल्यूमिनियम की वेल्डिंग करनी है, उसके लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है। अगर हमने एल्यूमिनियम की वेल्डिंग करनी है, उसके लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। हम आर्गन यूज कर सकते हैं, हम हीलियम के साथ आर्गन मिला के यूज कर सकते हैं। कितने परसेंटेज में, 75% एंड 25%। अब इनको ऐड करने की क्या बेनिफिट मिलेगी। हाँ जी, इसके पास तो प्रॉपर्टी है ना स्टेबल आर्क, इसके पास क्या प्रॉपर्टी है, नॉन पेनिट्रेशन। तो इसका मतलब एल्यूमिनियम की वेल्डिंग करनी हो और कुछ प्रॉपर्टी में बदलाव करना हो तो ये बेटर है ओनली आर्गन से। क्लियर है? और क्या ऑप्शन हो सकती है, हीलियम आर्गन का यूज कर सकते हैं अगेन 90% और क्या बेनिफिट मिलेगा इसका बताइए। हाँ जी, ये दोनों क्या है कॉस्ट के कंपैरिजन में, हीलियम महंगी, ये क्या है कॉस्टली है। तो अगर ये ऐड करेंगे तो इसका कॉस्ट भी कुछ कम होगा, ठीक है, कुछ आर्क स्टेबिलिटी भी बनी रहेगी, ठीक है, तो ज़्यादा बेनिफिट हमें मिलते हैं। इसी तरह से और हमारे पास अलग अलग मटीरियल है, जैसे कॉपर हो गया, निकल हो गया, निकल के एलॉयज हो गए। उसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है या तो हम आर्गन का यूज करें या हीलियम आर्गन परसेंटेज कुछ मिला के यूज करें। तो ये तो बात है किसकी, अगर हम यूज करें इनर्ट गैसेस या उनका मिक्सचर। इसी तरह से कार्बन स्टील के लिए, कार्बन स्टील्स के लिए जैसे कि MS हो गया या स्टेनलेस स्टील है, उसके लिए क्या ऑप्शन है, उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है आर्गन के साथ
हम CO2 ऐड करके यूज कर सकते हैं। क्लियर? आर्गन यहाँ पे मोस्टली यूज, लेकिन 20 से 25% क्या यूज करके यूज कर सकते हैं? CO2 यूज कर सकते हैं। आर्गन के साथ CO2 50% ऐड करके भी कर सकते हैं एंड CO2 अकेला भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है? ये बात समझ में आई? अब इन तीनों को कंपेयर करें तो क्या बेनिफिट मिलेगा बता सकते हैं? इन तीनों को हम यूज कर सकते हैं इनकी शील्डिंग के लिए, लेकिन बेटर इनमें से कौन होगा? देखिए हमें पता है कि यहाँ कॉस्ट तो कम है, लेकिन यहाँ चांसेस ऑफ स्पैटर भी ज्यादा है। ठीक है, तो स्पैटर को कम करने के लिए हम आर्गन अगर ऐड करेंगे तो आर्क स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। ठीक है ना, तो इसीलिए इसके कंपैरिजन में इन दोनों के बेनिफिट ज्यादा होंगे। ठीक है, लेकिन इनको मिक्सिंग का कॉस्ट, ठीक है, आर्गन ज्यादा कॉस्टली होने के कारण कॉस्ट बढ़ेगा लेकिन बेनिफिट ज्यादा। समझ आ गई बात? इसी तरह से और भी हमारे पास, जैसे स्पेशली स्टेनलेस स्टील की बात करें, एक टेबल बना हुआ है बुक में, आप देख सकते हैं। इसमें हमारे पास हीलियम प्लस आर्गन प्लस CO2 इस्तेमाल कर सकते हैं। 90%, 7.5% एंड 2.5%।